अपना घर तो अपना होता है। और इसी दिशा में कल सरकार ने मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत दी बजट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 45 लाख रुपए तक का अपना पहला घर खरीदने वाले लोगों को बैंक कर्ज पे 3.5 लाख रुपए तक के ब्याज में कर में कटौती की छूट दी है, जो कि पहले 2 लाख रुपए थी। तो चलिए इसी पे हम जानेंगे कि जो रियल एस्टेट के दिग्गज हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो इस पे क्या सोचते हैं, आखिर सबको कैसे मिलेगा घर, सस्ता घर। बिल्कुल, क्योंकि हर घर एक सपना होता है, हर नागरिक का सपना होता है कि उनका खुद का घर हो, उसमें खुश परिवार रहे, और यही लक्ष्य को लेकर सरकार भी चली है। तो कैसे हासिल करेगी ये सरकार, और क्या क्या सहयोग रियल एस्टेट सेक्टर का भी रहेगा इसमें, उस सब पे चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान को बुला लेते हैं। मैं चाहूंगा कि दिनेश गौतम जी बने रहिए हमारे साथ स्टेज पे। वो एग्जीक्यूटिव एडिटर है इंडिया न्यूज के। और मेहमानों को बुला लेते हैं उदय, और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सेशन के खास मेहमानों का। ये रियल एस्टेट के दिग्गज है नयन रहेजा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेजा डेवलपर्स। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मोहित अरोड़ा एमडी सुपरटेक हमारे साथ होंगे इस सेशन के लिए। प्रशांत सोलोमन एमडी चिंतल्स इंडिया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनुराग बत्रा चेयरमैन बिजनेस वर्ल्ड। और ये बात करेंगे इन सब के लिए जोरदार तालियां प्लीज फॉर ऑल आवर गेस्ट। बहुत महत्वपूर्ण पैनल है ये। कल के बजट का एक महत्वपूर्ण टेकअवे ये था कि हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे बनाया जाए इस देश में, ताकि हर नागरिक के पास 2022 तक 2023 तक एक घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या सहयोग रहेगा रियल एस्टेट सेक्टर का, क्या सहयोग रहेगा हाउसिंग सेक्टर का, वो हम चर्चा करेंगे। उस पे हमारे जायंट्स के साथ हकीकत में किस तरीके से बदला जाएगा उस पे बात होगी। आखिर कैसे मिलेगा सबको घर, सस्ता घर। ओवर टू यू दिनेश इस खास सेशन के लिए। और मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप प्लीज अपने स्थान पे वापस लौट जाइए और इस सेशन का आनंद उठाइए। थैंक यू सो मच उदय। और एक बार फिर से उन लोगों के लिए ये बजट कैसा था जिन्होंने लोगों के लिए घर बनाने के लिए, लोगों के लिए इमारतें बनाने के लिए सोचा था, लेकिन कुछ दिनों बाद जिस सेक्टर में बूम आ रहा था, अचानक उन्होंने ये कहा कि एक पार्टी विशेष के हेल्म में आ जाने के बाद इस सेक्टर को कुछ मिलता नहीं है। लेकिन फिर ये समझा गया कि तमाम चीज़ें बदल रही हैं, शायद इस सेक्टर को लेकर जो सोच थी वो भी बदलेगी। हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर की जो मांगें थीं, जैसे एक मांग जो पुरजोर तरीके से उठती रही है कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, वो बजट में एक बार फिर से उसकी गूंज सुनाई नहीं दी। और वो लोग जो घर लेना चाहते हैं उनके लिए क्या घर, वाकई जिसको कहा जा रहा है कि 45 लाख रुपए तक का घर अगर लिया जाएगा तो अब 3.5 लाख रुपए तक की रिबेट वो उसमें सोच सकते हैं जो उनको ईएमआई में इंटरेस्ट के तौर पर पे करना होता है। क्या इन सब चीजों से रियल एस्टेट को वाकई एक थ्रस्ट, एक इम्पेटस मिलेगा, या स्थितियां जैसी थीं उससे बहुत ज्यादा हिलडुल कम से कम रियल एस्टेट सेक्टर में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ नयन रहेजा साहब जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रहेजा डेवलपर्स के। बहुत स्वागत है नयन साहब आपका। थैंक यू। इसके अतिरिक्त हमारे साथ मोहित अरोड़ा हैं, एमडी हैं सुपरटेक के। मोहित बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत सोलोमन जुड़ रहे हैं, एमडी हैं चिंतल्स इंडिया के। प्रशांत जी बहुत स्वागत है। अनुराग बत्रा साहब, डॉक्टर अनुराग बत्रा, एडिटर इन चीफ बिजनेस वर्ल्ड। तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहले तो नयन साहब से इस चर्चा की शुरुआत करें और ये समझें कि रियलिटी सेक्टर को मिला क्या इस बजट से। देखिए, इसमें मेरे हिसाब से ये एक ऐसा बजट है जिसमें बड़ी क्लियर डायरेक्शन इन्होंने निकाली है आगे बढ़ने के लिए, जो कि एक लोअर इनकम ग्रुप को या अफोर्डेबल हाउसिंग को टारगेट कर रही है। इसमें 3 तरीके की चीज़ें इन्होंने बोली है। एक इन्होंने बोला है कि जी आपको इंटरेस्ट के अंदर 3.5 लाख, जो कि पहले 2 लाख का इंटरेस्ट का आपको मुआवजा मिलता था अगर आप 45 लाख तक का घर खरीदेंगे, तो अब आपको वो 3.5 लाख तक का मुआवजा मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपको एक ऑलरेडी स्कीम थी हमारी CLSS, जो कि है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, उसमें 2.67 लाख तक का आपको मुआवजा मिल सकता था। पहली चीज़ जो थी वो इनकम टैक्स के लिए थी, ये वाली आपकी इंटरेस्ट के लिए है।
इसके अंदर भी हमारा जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन है, इसको स्लैब्स को बढ़ाया गया है। पहले जहाँ पे 30 मीटर होता था अफोर्डेबल का डेफिनेशन, उसको 60 किया गया है, और इस तरह की कुछ चेंजेस किए गए हैं जिससे और लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि 45 लाख तक का अगर आप घर खरीद रहे हैं तो ये आपका अफोर्डेबल सेगमेंट में आता है, जिसका मतलब कि आपको जो जीएसटी पड़ेगा इसके अंदर वो 1% पड़ेगा, जो कि एक नॉर्मल मकान में 5% या 12% पड़ता है। तो तीनों तरफ से छूट बहुत अच्छी दी गई है एक ऐसे मार्केट के लिए जहां पे 45 लाख से नीचे का पहला घर खरीद रही हो जनता। तो मेरे हिसाब से ये अफोर्डेबल मार्केट के लिए एक अच्छी डायरेक्शन और अच्छी शुरुआत है। और ये मार्च 2020 तक की विंडो दी गई है, जो पहला इनकम टैक्स वाला पॉइंट है उसके लिए। तो मैं मानता हूं कि ये गोल्डन पीरियड है जो उन लोगों के लिए जो खरीदना चाहते हैं मकान इस बजट सेगमेंट के अंदर। हाउएवर मेरे को ऐसा लगता है कि जो दूसरी चीज़ जहाँ जो हमारी इस टाइम पे इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो मैं मानता हूँ कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि काबिलियत की कमी है, सारी कंपनीज हैं जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग बैठे हैं, पुरानी कंपनीज हैं, हज़ारों मकान पहले भी दे चुके हैं, परफॉर्मेंस करके दिखाया है, लेकिन लिक्विडिटी की एक जेन्युइन इशू है, चाहे बैंक्स की तरफ से चाहे एनबीएफसी की तरफ से। इसके अंदर इन्होंने बोला है कि 60 से 70 हज़ार करोड़ जो है वो अगले साल तक लिक्विडेट किया जाएगा इस सेक्टर को, और आगे बोला जाएगा कि आप फंडिंग करें इस सेक्टर को, बट वो होगी या उसका एक फ़ायदा आगे मिलेगा जो कि हेल्प करेगा डिलीवर करने में प्रोजेक्ट्स, ये अभी देखने वाली बात है। तो चलिए, आपने ऑप्टिमिज्म के साथ शुरुआत की लेकिन साथ में अपनी चिंताएं भी सामने रख दी। मोहित, ये कुछ लोगों का ये नज़रिया था, हालांकि वो ऑन रिकॉर्ड नहीं कहते, लेकिन जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, जिस मरी हुई हालत में रियल एस्टेट पहुंच गया है ऑलमोस्ट, उसमें ये एक तरीके से जिसको ऑक्सीजन का पूरा सिलेंडर चाहिए उसको ऑक्सीजन की चंद सांसें दे दिए जाने जैसा हुआ है। क्या वाकई ऐसा है? रियल एस्टेट ऐसे ही देख रहा है इस बजट को? बिल्कुल, मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं एग्री करूंगा, क्योंकि जो अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पॉलिसी में बदलाव लाए गए हैं, बहुत ही अच्छे बदलाव हैं, बहुत ही पॉजिटिव नोट पे सोच रही है गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग की के बारे में, जो एक रिक्वायरमेंट भी है आज इंडिया के अंदर। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि इग्नोर हो रही है, जैसे नयन ने भी बताया, वो है लिक्विडिटी इशू। लिक्विडिटी इशू है क्या, वो समझ लेते हैं। अभी तक बैंक और एनबीएफसीज बड़े पॉजिटिवली रियल एस्टेट को लैंडिंग करती थी, पैसा उधार देती थी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं एक तो स्लो हो गया है, तो जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो नए डेवलपमेंट हैं, वो उठ नहीं पा रहे। इसके साथ ही साथ हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट डिलेज हैं या फिर लोगों को घर नहीं मिल पा रहे। उसका कारण भी कहीं ना कहीं ये है कि आज मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, बिल्डर के पास पैसा नहीं है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और वो पैसा आना कहाँ से था? बैंकों से आना था, और एनबीएफसीज जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं वो उनको देना था, कमिटेड पैसा था। क्योंकि पीछे से ये पॉलिसी के चलते या जो भी कारणवश लिक्विडिटी इन कंपनीज को बंद हो गई, तो उन्होंने आगे लैंडिंग बंद कर दी। उसकी वजह से जो आज प्रोजेक्ट रुके हुए हैं या धीरे चल रहे हैं, उनमें वो डेवलपर के लिए तो लॉस हो ही गया, क्योंकि जितनी देर प्रोजेक्ट चलता है उसका इंटरेस्ट भी चलता है, लेकिन सबसे बड़ा लॉस हो रहा है इसके अंदर जो आम खरीदार है। तो हमें सरकार से उम्मीद ये थी कि कोई ना कोई स्पेशल पैकेज लाया जाए, जो रुके हुए प्रोजेक्ट है उनको पूरा करने के लिए। कोई बैंकों को ऐसी हिदायत दी जाए जिसमें बैंक एक स्पेशल फंड क्रिएट करें ऐसे रुके हुए प्रोजेक्टों को रीफंड करने का या रीफाइनेंस करने का या रीस्ट्रक्चर करने का। तो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। जैसे कि नयन ने बोला कि हम बहुत ही तहे दिल से वेलकम करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के इन पॉलिसियों के बदलावों के अंदर, बट हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, और जो लॉन्गर टर्म लोन्स जैसे 15 साल के या 20 साल के लोन्स दिए जाएं, या रीस्ट्रक्चरिंग अलाउ की जाए अगर मार्केट टफ है, और रीफाइनेंस भी किया जाए, सो दैट इस प्रॉब्लम से रियल एस्टेट सेक्टर बाहर आ सके। लिक्विडिटी एक बड़ा प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंडस्ट्री स्टेटस मांगता रहा है रियल एस्टेट। लेकिन डॉक्टर बत्रा, आपके हिसाब से इसको इंडस्ट्री स्टेटस दिए जाने के रास्ते में रुकावटें क्या है? देखिए, पहली बात तो सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया सरकार ने। एक आशा थी कि एक इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा जिससे रियल एस्टेट में निवेश और स्लो हो जाता, तो वो इनहेरिटेंस टैक्स अभी तो नहीं लगा है। अभी तो वो तलवार लटक रही है, बट वो तलवार गिरी नहीं है। दूसरी बात,
रियल एस्टेट में हमें ये देखना पड़ेगा पिछले 5 साल में क्यों मंदी आई। मोहित जी ने बताया कि उसमें लिक्विडिटी क्रंच है। मंदी इसलिए आई क्योंकि एक तो रियल एस्टेट में सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बन गए और सरकार ने ब्लैक मनी को हटाने के लिए, रियल एस्टेट में ब्लैक मनी लगता था, ये एक इसलिए थोड़ी कॉशियस हो गई। और रियल एस्टेट का एक्सपोजर भी बैंक्स का बहुत हाई था। स्टील सेक्टर और पावर सेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर जहाँ एक्सपोजर था बैंक्स का, वो इस रियल एस्टेट को था। अब आते हैं इंडस्ट्री स्टेटस की। इंडस्ट्री स्टेटस में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो टैक्स हॉलिडे और दूसरा है लॉन्ग टर्म लोन्स, और तीसरी उसमें बात है ब्याज की दर की। ये तीनों चीज़ें चाहिए, क्योंकि अगर रियल एस्टेट सेक्टर रिवाइव नहीं हुआ तो बहुत सारे सेक्टर्स रिवाइव नहीं होंगे। सीमेंट की खपत कम होगी, हम लेबर की बात करें, वो लेबर उपद्रव करेगी, वो कुछ दंगे करेगी, खाली बैठेंगे। तो रियल एस्टेट सेक्टर का एक डाउन द लाइन एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है। और अफोर्डेबल हाउसिंग को मैं पार्ले जी ऑफ हाउसिंग बोलता हूँ। पार्ले जी ऑफ हाउसिंग सबसे सस्ता। तो अफोर्डेबल के लिए एक और चीज़ है कि ये 45 लाख के घर खरीदने के लिए लोग ईएमआई कैसे भरेंगे, क्योंकि एक तो कॉर्पोरेट लेवल पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, दूसरी है इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग खरीद रहे हैं उनके पास भी उसको उस बेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो इन सब चीज़ों पे एक डीप डाइव चाहिए। सरकार की इंटेंट और नीयत बहुत अच्छा है, बट रियल एस्टेट पे और तवज्जो देनी होगी। और जो स्मार्ट सिटीज़ का एक प्रधानमंत्री का एक प्लान है, उसको अगर रियल एस्टेट के प्लान के साथ लिंक किया जाए तो मेरे को लगता है कहीं निवारण हो सकता है। तो सोनमन साहब, क्या इसको इस तरीके से समझा जाए कि इसीलिए रेगुलेटर लाना पड़ा, रेरा लाना पड़ा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मनी पार्क हो रही थी, एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया जा रहा था लेकिन उसको कंप्लीट किए बगैर दूसरी जगह वो पैसा लगा दिया जा रहा था और वहां से लोगों से फिर पैसे उगाहने एक तरीके से लोगों ने शुरू कर दिए थे। तो इसमें खामियां गड़बड़ियां इतनी थी कि उसने इतने अंदेशे दे दिए हैं सरकार को और सिस्टम को कि उसको इंडस्ट्री स्टेटस अचानक से जो वो चाह रहा है, वो यही बातें सब रोड़ा बन के सामने आ रही हैं। और डिमांड और सप्लाई मिसमैच जिसका जिक्र अभी डॉक्टर साहब ने किया, वो भी एक बड़ी बात है। जैसे आपने बताया, जो रेरा इंट्रोड्यूस किया गया था, वो एक तरीके से पहला कदम है इंडस्ट्री स्टेटस मिलने के लिए, क्योंकि जब एक रेगुलेटर होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी होगी इंडस्ट्री में, जो ऑनेस्ट प्लेयर्स हैं ओनली दोज वही इसमें लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें अभी और हैं। इसको अगर हमें एक प्रॉपर तरीके से देखना है कि अगर इंडस्ट्री को प्रॉपरली बूस्ट किया करने के लिए और उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए, रेरा जैसे चीज़ें पहली कदम है, लेकिन इसमें अभी आगे काफ़ी चीज़ें करना ज़रूरी है। और क्या पूछा खासतौर से ये कि अब ये लिक्विडिटी वाला जो समस्या है, हाँ, अगर ये जस की तस है, हाँ, तो इस सेक्टर में आगे आप इसको फिलिप मिलते हुए कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें वही है, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हमारे को बैंक्स को ज़्यादा लीनियंसी मिलनी चाहिए टू लोन टू रियल एस्टेट सेक्टर, जो अभी जैसे बजट में हुआ नहीं है। खासतौर से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए तो बेनिफिट्स मिले हैं, बट दिस बेनिफिट शुड बी एक्सटेंडेड टू अदर हाउसिंग ऑल्सो। अगर हमें इसको पूरा एक प्रॉपर इंडस्ट्री को बढ़ाना है, अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत अच्छा पहला कदम है, लेकिन कितने एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो 45 लाख के नीचे आपको घर मिलेगा, दो इट हैज़ टू बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड दीज बाउंड्रीज। तो नयन साहब, ये जो बात है, डॉक्टर सोनमन जो बात कह रहे हैं कि ये क्या कानों को सुनाई देने में, अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब सबके पास एक तरीके से घर होगा कुछ दिनों में, ये सोचने में अच्छी लगने वाली बात है, और क्या ये उतनी धरातल पर ना उतरने वाली, उतनी प्रैक्टिकेबल नहीं है? क्या ये जैसा अभी कहा जा रहा है कि कितने लोग होंगे जिनको 45 लाख के नीचे के मकान और उससे जुड़ी हुई जो बात कही जा रही है कि उसमें मिलेगी आपको 3.5 लाख की रिबेट, ये क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन जिनका होना मुश्किल होता है? मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे हिसाब से अलग अलग, मैं खुद भी एक आर्किटेक्ट हूँ, तो एक अर्बन प्लानिंग जो होती है किसी भी सिटी की, उसमें डेंसिटी नॉर्म्स डिसाइड किए जाते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे नोएडा में आपको थोड़े बहुत
सस्ते मकान मिल जाते हैं कंपेयर टू गुड़गांव, बिकॉज डेंसिटी नॉर्म्स दोनों के अलग है। Right. और अगर 45 लाख का आपको घर चाहिए गुड़गांव में, तो आपको थोड़ा दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ेगा, जैसे सोना साइड, धारूहेड़ा साइड, या कुछ एक पेरिफेरल के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है, और ये मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म स्टेप है सरकार की तरफ से। वो चाहते हैं कि जो एक अनरियलिस्टिक लैंड प्राइसेस पहुंच गए थे वो कूल डाउन हुए, ओवरऑल जो डिमांड और सप्लाई है वो मैच कर पाए, क्योंकि पहले जो मकान थे वो ज्यादा अमीरों के लिए बन रहे थे या मिडिल क्लास के लिए लेकिन बन सवाल रहे यह है थे। कि पहले से जो इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं, बिल्कुल 8-8 लाख यूनिट जैसे मुंबई में पड़ी हुई हैं, इनका होगा क्या? इनका तो जी एक ही सबसे बड़ा एक सजेशन दिया गया था सरकार को, और मेरे ख्याल से सूनर और लेटर इसके ऊपर कुछ काम करना ही पड़ेगा। आज आप देखें काफ़ी सारे ऐसी कंपनीज हैं, विदाउट नेमिंग देम, जहाँ पे एक हम अटके ही हुए हैं, ना मकान मिल पा रहे हैं। कभी बोलते हैं कि जी फाइनेंशियल क्रेडिटर सुप्रीम है, कभी बोलते हैं कि जी कस्टमर सुप्रीम है, कभी बोलते हैं कि जी प्रमोटर सुप्रीम है। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पे कंफ्यूजन के तौर पे चल रही हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ समझने की ये है, जो सबसे जो ज़रूरी इन सारे लोगों में से है वो मकान का खरीदार है। इट इज़ एक्चुअली द कस्टमर। फाइनेंशियल क्रेडिटर को यार एक लॉस हो सकता है, एक प्रमोटर है उसको लॉस हो सकता है, लेकिन एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके एक मकान खरीदा, ना आप उसको आगे बढ़ने दे रहे हो, मकान का स्ट्रक्चर खड़ा है, कंप्लीट होके हम दे नहीं पा रहे हैं। इट इज़ जस्ट इंटरनल कंफ्यूजन। अगर ये सेम चीज़ को अलग तरह से देखा जाए कि जी इस एटलीस्ट एक स्ट्रेस फंड या कोई इस टाइप की लिक्विडिटी क्रिएट की जाए, जहाँ पे आप प्रमोटर को लास्ट रखें, आप बिल्डर को बोलें कि जी पूरी जिंदगी हम उसके लिए पे करेंगे, हमारी अगर गलती है इसके अंदर, लेकिन एटलीस्ट लोगों को मकान तो मिले, सबसे जरूरी चीज है। और लोगों को मकान मिलेंगे तो 100% फाइनेंशियल क्रेडिटर को भी कहीं ना कहीं हेयर कट मिलकर एटलीस्ट एग्जिट मिलेगा, डेवलपर को भी अपनी लायबिलिटी से छुटकारा मिलेगा, एटलीस्ट आगे हम मूव कर पाएंगे। ऐसे तो हम अटके हुए हैं बीच में। डॉक्टर बत्रा, क्या फिर इसको दो तरीके से लिए जाने की जरूरत है? ये स्ट्रैटेजी दो लेवल पर होनी चाहिए। एक तो ये कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आपकी जो कोशिशें हैं वो जारी रहें, लेकिन साथ में जो पहले से बलीगर्ड है ये सेक्टर, उसको बेल आउट करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स होनी चाहिए, तो जो नहीं हुए। देखिए, सरकार ने पिछले पहले साल में रियल एस्टेट में, मैंने बोला जैसे डीमोनेटाइजेशन, उससे रियल एस्टेट पे फर्क पड़ा, फिर जीएसटी से पड़ा बिकॉज सर्कुलेशन निकला, और तीसरा जैसे मोहित जी ने बोला कि जो बैंक्स और एनबीएफसी हैं उन्होंने रियल एस्टेट को लेंड करना कम कर दिया, अगर बंद नहीं किया तो कम कर दिया। आई थिंक उस मेंटालिटी में चेंज होना पड़ेगा। जैसे रैया साहब ने बोला कि वी हैव टू रिजॉल्व जो, और उसका रेजोल्यूशन हेयर कट ही है। मैं भी वैसे हेयर कट कराऊंगा आज, लेकिन उसका रेजोल्यूशन हेयर कट ही है। प्रशांत जी आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन मैं आपको दो बातें और बताना चाहता हूँ। रियल एस्टेट, मेरे को लगता है रियल एस्टेट में अफोर्डेबल हाउसिंग की पहले डेफिनेशन 20 लाख से कम थी, अब 45 लाख हुई। तो सरकार सोच रही है, सरकार प्रोग्रेसिव स्टेप्स ले रही है। जैसे रैया साहब ने बताया कि जीएसटी 1% है, तो सरकार, प्रधानमंत्री का एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल है। तो एक पूरा बजट का ओरिएंटेशन सोशल वेलफेयर है। सो जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको थोड़ा अलग देखना पड़ेगा, और ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पास्ट है उसको हम ओवरनाइट तो चेंज नहीं कर सकते। उसमें हम स्ट्रक्चरल चेंजेस ला रहे हैं, बट कुछ हैंड होल्डिंग डेवलपर्स की और कुछ रिलैक्सेशन ऑफ नॉर्म्स इन बैंक्स फॉर रियल एस्टेट सेक्टर इन एनबीएफसीज, अगर आरबीआई से, क्योंकि अभी आरबीआई ने बोला हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर को लेंड नहीं करो, तो आरबीआई बोलेगा तो बैंक्स कैसे लेंड? तो जो इम्पास है, जो एक चक्का जाम हुआ है, इन्होंने नाम नहीं लिए, मैं भी नहीं लूंगा, बट हमें पता है 10-10 लाख बायर अगर हम ऐड कर लें, जिन्होंने कुछ इंस्टॉलमेंट, कुछ पैसा दिया हुआ है उनको, तो उसको सॉल्व करेंगे तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। उसमें सरकार को बैठ करके, चाहे एनबीसीसी से बनवाए सरकार, चाहे उसी डेवलपर से बनवाए, चाहे तीसरे से बनवाए, तो एक सरकार को रियल एस्टेट पे मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पूरी इकोनॉमी को लेकिन ये जिस मंथन की बात आप कह रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देना पड़ेगा। अगर मोदी सरकार 2.0 के अपने पहले बजट में, जिसमें ये समझा जा रहा था कि जैसे पहले ताजपोशी के बाद राजा के बारे में समझा जाता था, उसके फौरन बाद वो कुछ ना कुछ तोहफे दिया करते थे अपने लोगों को, अगर रियल एस्टेट सेक्टर को तब उतनी तवज्जो नहीं मिली है, तो क्या इसके पीछे मोहित आप समझते हैं कि खासतौर से एक प्रेशर ग्रुप की तरह रियल एस्टेट सेक्टर को जैसे काम करना चाहिए,
वो कर नहीं पा रहा है, और उसके पीछे शायद वजहें भी हैं कि जिस तरीके के धरातल पर रियल एस्टेट सेक्टर खड़ा हुआ है, उस पर खड़े होकर फिलहाल उस तरह का प्रेशर ग्रुप बनाया भी नहीं जा सकता जो सरकार के पास जाकर अपनी मांगों को समुचित रूप से रख सके और मनवा सके। देखिए, पहले तो ना डेवलपर्स को एक बड़ी थोड़ी सी नेगेटिव लाइट में देखा जा रहा है। अब मैं उसमें मीडिया का भी एक बोलूँगा कि जिस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि डेवलपर को गलत निगाह से देखा जा रहा है। बट ये समझना बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए भी, मीडिया को भी और कस्टमर्स को भी, कि डेवलपर भी एक व्यापारी है, व्यापार ही कर रहा है। और व्यापार में अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो सरकार को हेल्प करना चाहिए। सरकार को स्ट्रेस फंड या जो अपनी पॉलिसीज कुछ इस तरह की लानी चाहिए जिसमें कि इसको व्यापार को निकाला जाए, और ऐसा व्यापार जहाँ पर किसी जिन कस्टमर्स की जमा पूंजी जिंदगी भर की लगी हुई है। तो इस डायरेक्शन में अगर सरकार सोचती है कोई, जो हम इस बजट से काफ़ी उम्मीद भी कर रहे थे कि कोई स्ट्रेस फंड या फिर कोई इस तरह का फंड रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लाया जाएगा जो कि ईज देगा, और जैसे आपने कहा कि सब लोग मिलकर क्यों नहीं इसको आगे करें। हर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे वो क्रेडाई है या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा सरकार तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है, तभी आप ये जो पॉलिसी चेंजेस वगैरह देख रहे हैं हो भी रही हैं। मुझे लगता है कि इसको बूस्ट करने के लिए सारे पहलू ये भी है कि ये एक तो बात ये हुई कि क्या उस तरह का प्रेशर ग्रुप नहीं बनाया जा सक रहा है कि वो जिसको आप बेल आउट पैकेज या स्ट्रेस फंड जो भी कह लें, और दूसरा क्या ये भी है कि उस तरह के हेयर कट के लिए भी लोग तैयार नहीं है जो हेयर कट उनको कराना पड़ेगा। क्या ये वजह भी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज हेयर कट के लिए, हेयर कट या मतलब जिनका भी पैसा इन्वेस्टेड है उसमें थोड़ा नुकसान लेके बाहर आ जाने को बैंक भी तैयार है, डेवलपर जो प्रोमोटर है वो भी तैयार है, और कुछ हद तक कस्टमर भी तैयार है कि मुझे 10-20 लाख रुपए फालतू, या अगर डिपेंडिंग अपॉन कितना उसने घर खरीदा हुआ है, वो देने के बाद मुझे घर मिल जाता है, तो वो भी तैयार है। लेकिन ये सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब एक कैपिटल, एक फंड इन्फ्यूज किया जाएगा किसी के द्वारा। इसमें सरकार ने रीट्स को इनकरेज करने के लिए बजट में एक इंटेंट दिखाया है, उस पर और काम की जरूरत है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो ऐसा नहीं कि सरकार नहीं सोच रही है, बट आई थिंक रियल एस्टेट पे बहुत ज़्यादा और सोच, और एक रियल एस्टेट पे एक इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल सजेशंस पे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। मैंने जैसे बोला कि क्योंकि रियल एस्टेट में कैश एक ट्रेडिशनली बेनामी प्रॉपर्टी, और ये सरकार भ्रष्टाचार के मामले में बहुत केयरफुल है, और बहुत क्लैरिटी है कि कैश को कम करना है, क्लीन इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी, सबको टैक्स के दायरे में लाना है। तो उस सरकार कहीं कॉशियस है। बत्रा साहब, कुछ लोग इसको ये भी मानते हैं, और खासतौर से वो जो रियल एस्टेट सेक्टर के संदर्भ में चीजों को देखते हैं, कि ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक इकोनॉमी भी एक एसेंशियल एविल है। ये किसी देश की इकोनॉमी में दे कैन नॉट बी ऑल वाइट, ब्लैक इज एसेंशियल एविल। क्या ऐसा माना जा सकता है? देखिए, आई वुड नॉट लाइक टू से कि एसेंशियल एविल है, एक अनिवार्य बुराई है, ऐसा नहीं है। मैं तो कहूँगा कि रियल एस्टेट आप एडवांस्ड इकोनॉमीज में देख लीजिए, अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर एक यूनिक मॉडल है, उसको छोड़ देते हैं, वो परफेक्ट मॉडल है। बट अगर जहाँ जहाँ रियल एस्टेट का डेवलपमेंट हुआ है वहाँ रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है, वहाँ रियल एस्टेट को टैक्स ब्रेक्स दी गई हैं, वहाँ बायर्स को इजी क्रेडिट दिया गया है, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि रियल एस्टेट की जो ओनरशिप है उसके रूल्स जो चेंज करने का है, वो मेरे को नहीं लगता कि सेकंड जो सर्कुलेट हो रहा है, मुझे नहीं पता सरकार कितना सोच रही है, बेनामी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, सेकंड होम पे एक टैक्स, ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो रियल एस्टेट के लिए नेगेटिव होगा। लेकिन एक प्रधानमंत्री की और सरकार की सोच है कि हैव्स हैव टू पे फॉर हैव नॉट्स। जो एक बड़ा तबका है जिनके पास बहुत कुछ है, उनको जो उनके पास कुछ नहीं है उनके लिए सोचना पड़ेगा। तो ये एक सोच है, उस सोच में कुछ गलती नहीं है, लेकिन उस सोच को कार्यान्वित करने में थोड़ा समय लगेगा। तो तब तक रियल एस्टेट को कैसे जिंदा रखा जा सकता है और कैसे रिवाइव करा जा सकता है, ये सिर्फ क्रेडिट बोथ एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल एंड क्रेडिट एट द होम बायर लेवल ही होगा, और कोई तरीका नहीं है इसमें। सोलोमन साहब, अगर ऐसा है तो क्या इसको ये समझ लिया जाए कि फिलहाल तो
क्योंकि जो मास बेस बनाता है, मास वोट बेस बनाता है, वो एसईसी ए और बी तो नहीं होता। लिहाजा और क्योंकि रियल एस्टेट में फिलहाल जो प्रॉब्लम है वो इन बड़े शहरों की प्रॉब्लम ज्यादा है जहां पर एसईसी ए और बी होते हैं ज्यादातर, क्या इसलिए फिलहाल इस सेक्टर को कोई राहत कम से कम निकट भविष्य में मिलती हुई नहीं दिखाई देती? ये देखो, पहले जस्ट थोड़ा सा जो मोहित ने बताया था उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 साल में आपने बोला था कि एक प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए, जैसे कुछ संस्थाएं लाइक क्रेडाई है, नरेडको है। द लास्ट 3-4 इयर्स के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं काफ़ी हमारा अच्छा इंटरैक्शन रहा है गवर्नमेंट से। हमने अपनी जो मांगे हैं अच्छी तरीके से पेश किया गया है गवर्नमेंट के सामने। पहले एक्चुअली ये रियल एस्टेट जो है ये पिछले 4-5 साल के अंदर ही एक ऑर्गेनाइज टाइप का इंडस्ट्री बना है मेरे हिसाब से। आई मीन काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, जो हमने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के सामने पेश करें, गवर्नमेंट के सामने। जैसे मोहित ने बोला था कि कई ऐसे प्रॉब्लम है जो पब्लिक को भी पता नहीं होती है कि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल रेरा के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट डिलेज होते हैं। मेनी टाइम्स प्रोजेक्ट डिलेज आर नॉट बिकॉज ऑफ डेवलपर्स, अप्रूवल्स में डिले होते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है, फंडिंग में दिक्कत है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होता है उससे, जिससे बहुत प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं। नाउ अब जैसे आप कुछ और जो उन्होंने बात की रीट्स की बारे में, इसके लिए अभी जस्ट आई वांट टू मेंशन वन थिंग। रीट्स जो है अभी एक जो डिसएडवांटेज है इंडिया में वो ये है कि रीट्स इज ओनली इन फॉर कमर्शियल सेक्टर एज ऑफ नाउ। रीट्स जो है रेजिडेंशियल सेक्टर में अभी हिंदुस्तान में लागू नहीं है। अगर रीट्स को रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी अलाउ किया जाए तो दैट इज अनदर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग। अब एक और बात जो हमने अभी तक नहीं करी, जो कल के बजट में एक और पॉलिसी जो अभी एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में बताया गया है कि एक रेंटल रिफॉर्म पॉलिसी आ रही है। अब आप देखिए टेनेंसी पॉलिसी। अब आप एक चीज देखिए, फॉरेन कंट्रीज में एक कॉन्सेप्ट होता है लीज विद द ऑप्शन ऑफ बाइंग। अगर मान लो मैं एक घर लेता हूं किराए पे, आई एम पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंट। 3-4 साल के बाद मेरे सामने एक ऑप्शन दिया जाएगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू रेंटिंग और डू यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू अ सेल। उस पॉइंट पे अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं एक घर खरीदूं तो आई कैन पे अ ऑप्शन, एक प्रीमियम मैं पे करूंगा और जो मेरा पिछला ईएमआई है और जो रेंटल है वो ईएमआई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ये ऑप्शन है। अगर हम रीट्स को रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी अलोंग विद दिस पॉलिसी इंट्रोड्यूस करें लाइक लीज विद ऑप्शन ऑफ बाइंग, दैट इज वन अदर सोल्यूशन फॉर लैक ऑफ फंडिंग। अच्छा, और व्हाट वाज द लास्ट थिंग आपने क्या बोला था लास्ट में अबाउट द मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग सबको घर मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है और जाहिर है उसको लेकर वो जो है वो ऐसा तबका है जो हैव नॉट्स की श्रेणी में ही आता है, जिसको अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे। तो क्या आपको ये लगता है कि ये एसईसी ए और बी से ताल्लुक रखने वाली समस्याएं या बड़े शहरों में जो रियल एस्टेट का प्रॉब्लम है ये फिलहाल वैसा ही रहने वाला है? देखिए, मेरे को ऐसे लगता है अगर एक प्रॉब्लम है देश के सामने वो है हाउसिंग का। कई प्रॉब्लम है, एक हाउसिंग की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता हमें उसको वो ए और बी के फॉर्म में डिवाइड करना चाहिए। अब वो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अलग चीज़ है। अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वी वांट टू इम्प्रूव हाउसिंग, तो अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग को हेल्प कर रहे हैं तो वाई डू वी हैव टू डिवाइड दैट? हमें क्यों बोलना है कि सिर्फ हम अफोर्डेबल को ही हेल्प कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये जो इनका इंटरेस्ट ये जो एग्जेम्पशन मिला है खाली अफोर्डेबल पे मिला है। मेरा कहने का मतलब यही था कि जो लोग नॉर्मल, अब मान लो आप दिल्ली में या नोएडा में कहीं पे आप घर खरीद रहे हो, गुड़गांव में खरीद रहे हो, अगर आपका 45 लाख से ज़्यादा है कॉस्ट तो आपको क्यों नहीं मिलना चाहिए उसका फ़ायदा? मेरा ये मानना है।